Hi everyone, welcome to today's lecture. So I have started the ancient history series, and in the last video lecture we have discussed about the prehistoric period in which we have studied the Paleolithic age or Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic, Megalithic period. And today we will discuss about or we will study about the Indus Valley civilization, which is also known as the Harappan civilization. So in this video I will try to discuss or cover each and every aspect so that if you get any question in the mains, so you can solve or you can write each and everything. ओके आपसे वीडियो को ध्यान से सुनिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। को इसके अंदर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट मैं आपको डिस्कस करूंगा। सारी चीज़ें मैंने मैपिंग फॉर्मेट में ली है ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आपको नोट्स बनाने में भी काफ़ी आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको आप कई बार हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है ये आपकी इंडस रिवर के पास हुई थी। अगर मैं बात करूं कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या फर्क होता है, तो कल्चर जो कि आप बहुत बार सुनते होंगे, कल्चर वर्ड और सिविलाइजेशन, इन दोनों का एक डिफरेंस होता है जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सिविलाइजेशन, सो कल्चर क्या होता है, ये सेट ऑफ वैल्यूज होती है जो कि शेप करती है सोसाइटी के बिहेवियर को डिफरेंट लेवल्स पे। जो कल्चर होता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो कल्चर की डेफिनेशन ये कहती है, या कल्चर का मतलब ये होता है कि एक सेट होता है वैल्यूज का जो कि सोसाइटी के बिहेवियर को एट डिफरेंट लेवल क्या करता है, शेप करता है। और अगर मैं सिविलाइजेशन की बात करूं तो ये एक फिजिकल डेवलपमेंट होती है, किसकी, मैन मेड इन्वायरमेंट की फॉर्म के अंदर। तो अगर हम कल्चर की बात करें, कल्चर आप समझ सकते हैं, अगर सिंपल शब्द में आप समझना चाहें, कल्चर क्या होता है, कल्चर एक माइंडेड सोसाइटी होती है। ठीक है, आप बात कर सकते हैं पंजाबी कल्चर, गुजराती कल्चर, राजस्थानी कल्चर, ये सब क्या है। ठीक है, इनका एक डांस फॉर्म है, इनका एक खाने का स्टाइल अलग है, इनके बोलने का तरीका अलग है, इनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, तभी तो एक कल्चर है। और सिविलाइजेशन क्या होता है, सिविलाइजेशन एक बॉडी होती है। तो अगर कल्चर क्या है, माइंडेड सोसाइटी है, तो सिविलाइजेशन एक बॉडी होती है। तो अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये जो टाइम पीरियड है ये दरअसल आपका चालकोलिथिक पीरियड के अंदर ही स्टार्ट हो चुका था। चालकोलिथिक पीरियड के टाइम पे क्या होने लग गया था, आपको अगर आपने लास्ट वीडियो ध्यान से देखी होगी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कैसे कैसे जो इंसान है उसमें समझ आने लग गई थी, उसमें कितने मॉडिफिकेशन होने लग गए थे। ठीक है, अब वो सेटलमेंट होने लग रही थी। तो क्या हुआ कि चालकोलिथिक पीरियड के टाइम पे ये ऑब्जर्व किया गया कि जो इंडस रिवर है उसके पास जो है सेटलमेंट होने लगी। ठीक है, अब उधर से क्या है, उधर से एक नया सिविलाइजेशन स्टार्ट होने लगा। ठीक है, वहां पे क्या है, एक फिजिकल डेवलपमेंट होने लगी, इसलिए इसे सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो ये चालकोलिथिक पीरियड के टाइम पे ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये चालकोलिथिक पीरियड में आपसे पूछा जा सकता है वन वर्ड एग्जामिनेशन में, ये कौन से पीरियड में स्टार्ट हुआ था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये चालकोलिथिक पीरियड के अंदर स्टार्ट हुआ था। सो इसकी अगर बात करेंगे तो सर जॉन मार्शल जी ने 1924 के अंदर दे अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सिविलाइजेशन अराउंड द इंडस रिवर विच इज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो अब इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो द फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी वो हड़प्पा साइट थी। कहाँ पर डिस्कवर हुई थी, रवि रिवर पे डिस्कवर हुई थी, जो कि दयाराम साहनी जी ने करी थी। देन मोहनजोदारो, जो कि मोस्ट फेमस साइट है, मोहनजोदारो पे मूवी भी बन चुकी है। तो मोहनजोदारो आपकी जो है वो इंडस रिवर पे जो है ये साइट आपकी फाउंड हुई थी और इसे आर डी बनर्जी जी ने डिस्कवर किया था। आई होप सो इधर तक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि ये चालकोलिथिक पीरियड के टाइम का ये पीरियड है। सर जॉन मार्शल ने इसकी डिस्कवरी की थी कब, 1924 के अंदर। फर्स्ट साइट इसकी जो है वो हड़प्पा डिस्कवर हुई थी रवि रिवर के पास बाय दयाराम सानी। तो इसलिए इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और मोस्ट फेमस साइट जो कि मोहनजोदारो, जो कि इंडस रिवर के पास मिली थी, किसने, आर डी बनर्जी जी ने डिस्कवर हुआ था।
ठीक है। तो इसे जो है इसको फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इधर से हम अर्बनाइजेशन की तरफ शिफ्ट होने लग रहे थे, तो इसे फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, और इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो डिस्कवर है, ये जो डिस्कवर है टाइम पीरियड, ये आपका चारकोलिथिक पीरियड के टाइम पे होता है। तो उस टाइम पे क्या है, कॉपर का यूज होने लग गया था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा कॉपर प्लस टिन का यूज होने लग गया था, तो इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रॉन्ज जो है वो क्या है, कॉपर प्लस टिन को मिक्स करके ही बनाया जाता है, इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। हड़प्पा जो है फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो कितने नाम दे दिए गए इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हड़प्पा सिविलाइजेशन, देन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, ये रिवर के पास हुई थी, तो इसलिए इसे रिवर बेस्ड सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो नाम है इसलिए इसके पढ़े। तो आई होप सो आपको स्टार्टिंग का ओवरव्यू तो बहुत अच्छे से मिल गया होगा कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, क्यों इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, किसने इसके डिस्कवर किया था। अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो ये मेरे चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम पे आप आकाश वेस्ट 21 से मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पे आकाश वेस्ट नेम से आपको चैनल मिल जाएगा, और फेसबुक पे आप आकाश वेस्ट नेम से ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपने डाउट्स या जो भी आपके क्वेश्चन है वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा कि इस टाइम पे जो है, अभी हम मैंने लास्ट वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि उस टाइम पे जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने लग गया था। उस टाइम पे फर्टाइल इंडस प्लेन आपको मिल गई थी, फर्टाइल इन उस टाइम पे जो है, अब रिवर के पास से सिविलाइजेशन हुई थी, तो ऑब्वियसली लैंड जो फर्टाइल होगी उस टाइम पे, इतना तो आप कह सकते हैं क्रॉप्स ग्रो नहीं होती, तो उस टाइम पे फर्टिलिटी जो होगी सॉइल की वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इस इन सब चीज़ों से क्या होने लग गया था, इन सब चीज़ों से आप देखेंगे कि जो आपका एग्रीकल्चर का फूड है वो क्या होने लग गया था, सरप्लस होने लग गया था। ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो आपका सरप्लस या इंक्रीज हो गया था। अब जो है इससे आपकी क्या होगी, न्यू इमरजेंस भी, न्यू ऑक्यूपेशंस की भी इमरजेंस होने लग गई थी। पहले तो लोग क्या करते थे, हंटिंग गैदरिंग ही किया करते थे, आपके न्यू ऑक्यूपेशन की इमरजेंस होने लग गई थी, जैसे कि आप बोल सकते हैं आर्टिशंस। ठीक है, आर्टिशन जो कि आप बोल सकते हैं पॉटरी भी बनाया करते थे, देन एडमिनिस्ट्रेशन टाइप जॉब्स। ठीक है, ये सब ऑक्यूपेशन जो है, ये सब काम है इस टाइम पे इमरजेंस होने लग गए थे। देन बात करें इन सब चीज़ों से क्या हुआ, इन सब चीज़ों से ही आपका जो है, जो हड़प्पा सिटीज है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसकी डेवलपमेंट हुई है। अगर हम बात करें इस हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड की, तो इसे 3 पीरियड में जो है क्या कहते हैं, डिवाइड किया गया है, दैट इज अर्ली हड़प्पा फेज, मैच्योर हड़प्पा फेज और लेट हड़प्पा फेज। अगर मैं अर्ली हड़प्पा फेज की बात करूं, तो अगर इसके जो 3 फेजेस हैं, इसके अंदर अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूंगा, तो अर्ली हड़प्पा फेज का जो टाइम पीरियड है वो आपका 3500 बीसी, बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट से 2600 बीसी तक का आपका टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के अंदर देखेंगे कि आपकी टाउन प्लानिंग का स्ट्रक्चर आपका खड़ा होने लग गया था, टाउन प्लानिंग हुआ करती थी इस टाइम पे आपकी। देन मेच्योर हड़प्पा फेज के अंदर देखेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है ये आपका 2600 बीसी टू 1900 बीसी, ये इसका टाइम पीरियड है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो हाउस है, वो जो टाउन्स है उसके अंदर जो हाउसेस है वो आपके बर्न ब्रिक से बनने लग गए थे। ठीक है, इसमें आपका फॉरेन ट्रेड शुरू हो गया, जिसको कि मेसोपोटामिया से आप कह सकते हैं, मेसोपोटामिया से आपका ट्रेड शुरू हो गया था। ये सारी चीजें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और लेट फेज, अगर लेट हड़प्पा फेज की अगर हम बात करें, तो ये आपका 1900 बीसी से आपका 1400 बीसी तक का आपका ये टाइम पीरियड रहता है। अगर लेट हड़प्पा फेज की बात करेंगे तो इस टाइम पे जो है आपका डिक्लाइन फेज शुरू हो गया था। तो लेट हड़प्पा फेज के अंदर हम डिक्लाइन फेज ज़्यादातर पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये डिक्लाइन हो गया था। आप वैसे मोहनजोदारो मूवी भी देख सकते हैं, उधर से भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो कुछ इसका वनडे एग्जामिनेशन के अंदर देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, तो इसकी जो नॉर्थ मोस्ट साइट है वो है आपकी मंडा।
तो मंडा जो साइट है वो आपकी कहाँ पे है, वह आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो ये नॉर्थ मोस्ट साइट है। और अगर साउथ मोस्ट की बात करें वो जो है दाइमाबाद, जो कि आपकी महाराष्ट्र के अंदर है। अभी आपको सारी साइट जो भी इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो आपको मैप के अंदर मिल जाएगी। तो दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। देन अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो मोस्ट जो है ईस्टर्न साइट है वो आपकी अलमगीरपुर। अलमगीरपुर कहाँ पे है आपका, यूपी में है। और देन अगर नेक्स्ट बात करें वेस्टर्न मोस्ट साइड, वो आपकी सुतका जेंडर, जो कि आपकी पाकिस्तान और ईरान इन दोनों के बॉर्डर पर आप बोल सकते हैं ये जो साइट है आपकी सिचुएटेड है सुतका जेंडर। तो काफी इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है, जो कि मंडा जो कि नॉर्थन मोस्ट साइट है जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, अलमगीरपुर जो कि यूपी में, और सुतका जेंडर जो कि आपका पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर है। देन अब इसके कुछ इमरजेंस की बात करते हैं। अगर मैं इमरजेंस थ्योरी बोलूं तो इसकी ऐसी कोई इमरजेंस की आप बोल सकते हैं एविडेंस है नहीं, लेकिन फिर भी इसे जो भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला है तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसका जो है हमें कोई एविडेंस तो नहीं मिला है इमरजेंस का, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि जो इसकी ओरिजिन थ्योरी है, इसको फॉरेन ओरिजिन और मेसोपोटामिया ओरिजिन भी कहा जाता है। इसमें बोला गया कि इधर से जो लोग आए हुए थे वो कौन थे, वो इजिप्टियन थे। ठीक है, आईवीसी जो था यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ये किसका होम था, इजिप्टियन का होम था। ठीक है, ये इजिप्टियन लोग आए थे। कुछ लोग आर्यन को बोलते थे कि आर्यंस जो आए थे, जो कि मैं आपको ले आगे आने वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा कि आर्यंस कौन थे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आर्यन जो आए थे उन्होंने सेटलमेंट करी थी, तो वो आर्यंस थे। देन कुछ ने कहा कि ये चाइनीज सिविलाइजेशन है, चाइनीज से, क्योंकि इधर चाइनीज लोग आए थे इस वक्त। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को इजिप्टियन होम, चाइनीज होम, मेसोपोटामियंस का भी होम कहा जाता है, क्योंकि मेसोपोटामिया लोग तो आए ही थे आपके, तो ये भी आपका कहा जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द होम ऑफ द मेसोपोटामिया, इजिप्टियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। जो इमिग्रेंट थे इस सिविलाइजेशन के, वो ज्यादातर आपके मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से ही आए हुए थे, तो इसलिए इसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की थ्योरी और इंडस वैली सिविलाइजेशन की थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ सिमिलैरिटी मिलेगी। तो अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूं हड़प्पन्स और मेसोपोटामियंस की, तो आप देखेंगे ये दोनों सिविलाइजेशन कैसी थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, क्योंकि इधर अर्बन सेटलमेंट देखी गई, अर्बन प्लानिंग देखी गई। ठीक है, तो दोनों, जब आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी आप गूगल पे अगर आप पढ़ेंगे तो आईवीसी से आप बहुत इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत मैचिंग होगी कि वो अर्बन सिविलाइजेशन थी। ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, ब्रॉन्ज एज टाइम पे ये डिस्कवर हुई थी। ठीक है, चारकोलिथिक पीरियड के टाइम पे ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर प्लस टिन होता है। इस टाइम पे लोग ब्रॉन्ज का यूज करते थे, इसलिए ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और मेसोपोटामिया में भी आप देखेंगे और आईवीसी में भी देखेंगे ब्रॉन्ज का यूज हुआ करता था। जो हाउसेस थे वो बर्न्ट ब्रिक्स से बना करते थे, हाउसेस के अंदर बर्न्ट ब्रिक्स यूज हुआ करती थी। ठीक है, जली हुई ईंट भट्टी कहते हैं ना जिसे, तो वो यूज हुआ करती थी इस टाइम पे। तो ये भी हम सिमिलैरिटी देखे। जो आप सील्स देखेंगे आगे, पशुपति सील देखेंगे। ठीक है, और भी आप स्टेटाइट की सील देखेंगे। तो ये सब भी क्या है, आपके मेसोपोटामी सिविलाइजेशन से काफी हद तक मैच होती है। देन दोनों की पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट अगर आप देखेंगे, यानी जिस तरीके से लोग उस टाइम पे पढ़ते लिखते थे, जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी है, ठीक है, तो वो भी क्या है, दोनों की ऑलमोस्ट या मोस्टली आप बोल सकते हो काफी मिलती जुलती है। तो इन सब चीजों की वजह से कहा जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है। ठीक है, क्योंकि इधर मेसोपोटामियंस लोग आए थे। सो अगर हम बात करें कि ओरिजिन जो हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसको कंट्रोवर्शियल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो है सिद्ध प्रमाण नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि इसका आपको कोई एविडेंस नहीं मिल पाया। ये तो जो हमें थ्योरीज मिली है, हम उनके बिहाफ पे हम ये सारी चीजें लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अगर अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर की, टाउन प्लानिंग जो है वो इट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग अर्बन फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन।
क्योंकि इधर आप देखेंगे वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स आपकी हुआ करती थी, लेन्स हुआ करती थी, ड्रेनेजेस इस टाइम पे आप देखेंगे। तो अगर देखें सिटीज की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो सिटीज जो है वो आपके दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड थी। एक थी साइटाडेल जिसको कि एक्रोलिप्स नाम से भी कहा जाता है, और एक बिलो साइटाडेल जो कि साइटाडेल के नीचे हुआ करते थे। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से, ये मैं आपको पिक्चर के थ्रू शो कर रहा हूँ। ये जो ऊपर वाला जो एरिया है ना, इसे साइटाडेल कहा जाता था, ठीक है, अपर टाउन। और जो ये नीचे नीचे घर हुआ करते थे, इन्हें क्या कहते हैं, लोअर टाउन, जो कि बिलो साइटाडेल जिसे मैंने कहा है। अगर आप साइटाडेल देखेंगे या जिसे एक्रोलिप्स भी कहते हैं, इट कंटेन अ लार्ज स्ट्रक्चर्स विच वर पॉसिबली ऑक्यूपाइड बाय द रूलिंग क्लास मेंबर। ये काफी लार्ज स्ट्रक्चर हुआ करते थे, ठीक है। इसे जो है रूलिंग मेंबर्स ऑक्यूपाई किया कर रखते थे। इधर कहा जाता था कि ये जो साइटाडेल वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इधर ये सिर्फ रूलिंग मेंबर्स के लिए है, इधर सिर्फ राजा लोग रहा करेंगे, ठीक है, या अमीर लोग रहा करेंगे। और ये कहाँ पे था, ये आपका था वेस्टर्न साइड पे। ये जो साइटाडेल वाला पार्ट है, ये आपका ज्यादातर आपका वेस्ट साइड में देखने को मिलेगा। अगर आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी तो उसके अंदर भी इस टाइप की साइट्स आपकी बनी हुई थी। और बिलो साइटाडेल जो कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, जो कि रेजिडेंशियल साइट्स, रेजिडेंशियल लोगों के लिए था, ये आपका ईस्ट साइड पे था। ये आपकी जो साइट है, ये जो बिलो साइटाडेल दिखेंगी, ये आपकी ईस्ट साइड पे दिखेंगी। और ये क्या है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हुआ करती थी इस साइड पे, ठीक है। देयर वर द लोअर टाउन्स विच कंटेन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग। और ये कैसे बना करते थे, ये इधर जो घर थे वो बर्न्ट ब्रिक से बना करते थे। इट वॉज इनहेबिटेड बाय द कॉमन पीपल। इधर कौन रहते थे, जो नॉर्मल कॉमन लोग रहते थे, जो कॉमन पीपल हुआ करते थे, वो रहा करते थे यहाँ पे। इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रीट प्लानिंग, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू विल सी कि उस टाइम पे जो आपकी स्ट्रीट्स हुआ करती थी, दे इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल्स। यानी जितने भी रोड हुआ करते थे वो सारे कैसे थे, 90 डिग्री पे आपके कट हुआ करते थे। तो द स्ट्रीट्स वर इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल्स। देन आप देखेंगे कि लोग इतने समझदार हुआ करते थे कि जो मेन स्ट्रीट है वो नैरो लेन से कनेक्ट हुआ करती थी। अगर कोई मेन रोड है, सपोज इट इज द मेन रोड, और अगर इनको कनेक्ट करना है छोटे छोटे शहरों से, तो क्या करते थे, जो घर की लेन है जो छोटी छोटी निकलती थी वो ऐसे कनेक्ट हुआ करती थी। तो अगर कोई इधर से जा रहा है तो सीधा वो मेन रोड पे इधर निकल जाया करता था, ठीक है। सो स्ट्रीट्स फर्स्ट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड द मेन स्ट्रीट इज कनेक्टेड बाय द नैरो लेन्स। और जो डोर्स हुआ करते थे उस टाइम पे, द डोर्स वर ओपन, द डोर्स ऑफ द हाउस वर ओपन इन दीज लेन। जो नैरो लेन्स बना करते थे ना, इसके अंदर ओपन हुआ करते थे। दे डू नॉट ओपन ऑन द मेन स्ट्रीट, ओके। ये जो डोर्स हैं ये मेन स्ट्रीट में ओपन नहीं हुआ करते थे, ये डोर्स हैं आपके नैरो लेन्स में हुआ करते थे। अभी मैं आपको एक पिक्चर ये आप देख रहे हैं, मैं आपको इधर से समझाऊंगा, पहले आप चीजें समझ लीजिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देन अगर मैं ड्रेनेज सिस्टम की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम, हाउसेस वर बिल्ट दैट एवरी हाउस हैज इट्स ओन कोर्टयार्ड। सभी के अपने अपने कोर्टयार्ड, अपने अपने बाथरूम हुआ करते थे घरों में, ठीक है। जो उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो उनका ड्रेन था, जो नाली थी या सीवर था, दे ओपन इनटू द स्ट्रीट ड्रेन। जो सड़क पे जो बड़ा सीवर हुआ करता था, उधर ये ओपन हुआ करते थे, जो उनके बाथरूम के ड्रेन्स हुआ करते थे। और जो मेन जो आपका ड्रेन होता था ना रोड के ऊपर, या जो भी आपके घर में भी अगर ड्रेनेज सिस्टम होता था उस टाइम पे, तो देखते थे कि वो भी कवर्ड होते थे मैन होल, ब्रिक या स्लैब से, ठीक है। जैसे कि आज भी आप देखते हैं ना, जो आपके सीवर्स वगैरह होते हैं वो भी आज भी कवर्ड होते हैं। तो उस टाइम पे भी लोगों को आपने देखा वो कितना हाइजीनिक वे में रहा करते थे, कि उधर भी आपके ड्रेनेज सिस्टम हुआ करते थे और वो भी आपके कवर्ड हुआ करते थे। एंड इफ वी टॉक अबाउट द हाउसेस, दैट हाउसेस वर बिल्ट लार्जली बाय द बर्न्ट ब्रिक्स, बिकॉज यू विल सी उस टाइम पे आप देखेंगे कि ज्यादातर जो घर आपको मिले वो बर्न्ट ब्रिक्स से बने हुआ करते थे। और उस टाइम पे हमने देखा कि एवरी हाउस हैज द बाथिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। दे हैव किचन, दे हैव बाथिंग एरिया, दे हैव डिफरेंट साइज रूम्स, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप देख सकते हैं कि हाउसेज वर बिल्ड लार्जली
and they have also provided the kitchen, bathing area and also the different size rooms. ठीक है, the houses are also of the different sizes. houses भी आपके छोटे या कुछ ज़्यादा छोटे हुआ करते थे, कुछ ज़्यादा बड़े घर हुआ करते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि उस टाइम पे सोशल डिफरेंशिएशन भी हुआ करता था। हम जो डिफरेंट डिफरेंट हाउस के साइज देखे तो उससे हम क्या बोल सकते हैं, उस टाइम पे सोशल डिफरेंशिएशन भी एक टाइम पे हुआ करता था। इसको आप अपने सोसाइटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने टेक्स्ट बुक से ये इमेज ली है जो कि टाउन प्लानिंग बताता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, जो कि आपका साइटाडल, जो सपोज ये आपका एक साइटाडल है, ठीक है, जो कि रूलिंग क्लास मेंबर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और बाकी का जो है ये क्या है, ये ये आपका क्या है, बिलो साइटाडल, जो कि कॉमन पीपल ऑक्यूपाई करते हैं। अब आप ये रोड देख रहे हैं, ये सारे कैसे हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें। और जो इनके जो डोर्स हैं, डोर आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है एरिया, ये हमेशा क्या है, नैरो लेन्स पे खुल रहे हैं। कोई भी डोर का जो हाउस है वो आपका मेन रोड पे नहीं खुल रहा है। ये देखिए, ये जितने भी रोड्स हैं ये सब क्या है, आपके नैरो लेन्स में खुल रहे हैं। और जो आपके ड्रेनेज सिस्टम हुआ करते थे वो आपके देखिए इधर मेन रोड्स पे आपके आया करते थे, ठीक है। तो इधर आया करते थे आपके ड्रेनेज सिस्टम। तो इस तरीके से इस टाइम पे आपका जो टाउन प्लानिंग स्ट्रक्चर था वो हुआ करता था। तो मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम कैसे हुआ करते थे, हाउसेस कैसे हुआ करते थे, सिटीज कैसी हुआ करती थी और स्टेट प्लानिंग किस तरीके से हुआ करती थी, ये सारी चीजें आपको बता दी। सो परहैप्स आप देखेंगे, शायद आपने देखा होगा, जो भी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन का पीरियड है उनमें से किसी ने भी इतना अटेंशन, दे हैव नॉट पेड अटेंशन टुवर्ड द हेल्थ एंड क्लीनलीनेस लाइक द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल पेड। ओके, सो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हुआ करते थे अपने हेल्थ और क्लीनलीनेस के ऊपर। देन अगर कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में फर्स्ट आता है आपका ग्रेट बाथ, जो कि आपका मोहनजोदारो के अंदर है। ये सारी साइट्स आई विल शो यू ऑन द ग्राफ, ठीक है, अभी आप चीजें समझिए। सो ग्रेट बाथ हमें, जो कि आपका मोहनजोदारो के अंदर है, इट वॉज सजेस्टेड दैट इट वॉज प्राइमरली इंटेंडेड फॉर द रिचुअल बाथिंग। ऐसा माना जाता था कि जो ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदारो में है, इसे रिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। कभी पूजा वगैरह हुई पवित्र के लिए, ठीक है, पवित्र होना है ऐसा कहा था, कहते थे ना। तो स्नान करने के स्नान के बाद पवित्र हो जाता है बंदा, तो कोई पूजा से पहले, तो इसे रिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता था। देन वी हैव सीन द ग्रेनरीज ओवर हेयर। हमने आप ग्रेनरीज देखेंगे उस टाइम पे कि वो क्या करते थे लोग, कि काफी बड़ी बड़ी जगह को क्या है ना, गड्ढा खोद के रख दिया करते थे। तो ये जो साइट्स है आपकी ज्यादातर मोहनजोदारो और हड़प्पा के अंदर देखने को मिली। ग्रेनरीज किसके लिए यूज होती थी, ग्रेनरीज जो है वो आपके थ्रेशिंग ग्रेन्स, ठीक है, जो आपका, जो आप बोल सकते हैं एग्रीकल्चर का जो फूड सरप्लस हुआ करता था उसे स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज बनाई जाती थी, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदारो में देखी गई। वैसे अगर टोटल बात करें तो आपको 6 ग्रेनरीज तो हमें फाइंडिंग में मिल गई थी, ठीक है। तो इधर से हमें पता लगा कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ करता था, उस टाइम पे सरप्लस फूड हुआ करता था ताकि वो स्टोर भी करते थे। देन बात करेंगे आपकी एक डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल जो कि आपकी मोहनजोदारो में ही फाइंड आउट हुई थी। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, तो कि डांसिंग गर्ल जो है वो आपकी कहाँ हुई थी, वो आपकी मोहनजोदारो में हुई थी। ये जो डांसिंग गर्ल है ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, ये आपकी कॉपर मेटल के अंदर आपकी फाइंड आउट हुई थी। देन अगर बात करें तो आपका डॉकयार्ड पोर्ट, जो कि लोथल, लोथल कहाँ पे आपका, गुजरात के अंदर। डॉकयार्ड पोर्ट यानी जो आपका ट्रेडिंग के लिए यूज हुआ था मोस्ट, ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता था मोस्टली। देन बात करें वेट और मेजर की बात करें तो उस टाइम पे लोग जो हैं वो 16 और उनके मल्टीपल्स का यूज किया करते थे। इनफैक्ट टुडे आज भी आप देखते होंगे, अगर आपके घर में कभी सब्जी वाला, या आप बोल सकते हैं कि जो मतलब जो थोड़ा कम लिटरेट होता है ना, तो वो आज भी इस टाइम पे क्या है, वो क्या करते हैं 60 अनाज यानी 1 रुपए। आप नेट पे पढ़ेंगे या आपने मैथ के अंदर ही पढ़ा होगा, आज भी ये सिस्टम यूज हुआ जाता है जहाँ पे बोला जाता है 16 अन्ना को
16 अन्ना को 1 रुपया बोला जाता है। ठीक है, तो मोस्टली आज भी जो लोग हैं ना वो ये सिस्टम भी यूज करते हैं जो कि उस टाइम पे यूज हुआ करता था। देन बात करें सील। सील कैसे, ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये जो है ये आपकी सील हुआ करती थी, जो कि किससे बना करती थी, स्टेटाइट मटेरियल से बना करती थी। इसे लोग क्या करते थे, मे बी आप बोल सकते हैं कि इसे बार्टर सिस्टम के लिए यूज किया जाता था, मे बी आप बोल सकते हैं इसे पूजा के लिए यूज किया जाता था। तो ज्यादातर जो सील है ना वो आपकी स्क्वायर शेप के अंदर देखी गई, और मोस्टली जो सील थी वो आपकी स्टेटाइट मटेरियल से बनाई हुई थी। तो अगर आप देखें इधर, तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हॉर्स की फाउंडिंग नहीं दिखी कहीं पे भी। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट सील की अगर मैं बात करूं तो एक थी जो कि पशुपतिनाथ सील थी। पशुपति सील आपने सुना होगा, जिन्हें लॉर्ड ऑफ बीस्ट भी कहा जाता है। ये मेल डाइटी थी। मेल डेटी मीन्स ये एक मेल पुरुष की क्या है, मूर्ति थी जिसकी लोग पूजा करते थे। इन्हें लॉर्ड ऑफ बीस्ट या पशुपति सील भी कहा जाता था। ये जो सील है आपकी यौगिक पोस्चर में मिली। यौगिक पोस्चर यानी योगा के पोज में बैठे हुए, जो कि 4 एनिमल से सराउंडेड थे, जो कि आपके एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बफेलो। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये किनकी है, ये पशुपति सील की है। आप देख सकते हैं ध्यान से, आप नेट पे भी देख सकते हैं, ये यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। इनके आसपास आप देख सकते हैं ये 4 एनिमल्स कौन से हैं, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसेरस एंड बफेलो। तो इधर से हम क्या बोल सकते हैं, इधर से आप बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हॉर्स की जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। ठीक है, बिकॉज हमें कोई भी फाइंडिंग्स नहीं मिली इस टाइम पे। देन आप बोल सकते हैं ये एक और सील जो कि प्रीस्ट किंग की थी। प्रीस्ट किंग यानी एक राजा की थी। वो आप देखेंगे उसने ऐसा कुछ शॉल टाइप ओढ़ रखा है, अगर आप देखेंगे नेट के ऊपर फोटो, तो वो भी स्टेटाइट मटेरियल से ही बनी हुई थी, वो भी एक सील थी। टेराकोटा फिगरिन्स की अगर हम बात करें, टेराकोटा भी एक मटेरियल होता है, इससे बनी हुई हमें एक मदर गॉडेस मिली। ठीक है, तो इधर से हम बोल सकते हैं कि उस वक्त जो गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी वो करते थे, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, इन्हें पूजते थे, क्योंकि आपको मदर गॉडेस की भी आपको क्या है मूर्ति मिली। एनिमल मॉडल्स भी मिले, यानी कुछ लोगों, यानी आप कह सकते हो उस टाइम पे एनिमल्स की भी पूजा हुआ करती थी। ठीक है, फायर एल्टर्स, जो कि आज के टाइम पे आप देखते होंगे जब कभी हवन वगैरह होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे एक हवन कुंड आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो वो क्या होता है, आपका फायर एल्टर होता है। तो उस टाइम पे ये हमें कहाँ मिला, ये हमें कालीबंगन में मिला। तो कालीबंगन के अंदर आपको फायर एल्टर्स के भी फाइंडिंग्स मिले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग। मैंने आपको कहाँ कहाँ फाइंड आउट हुई है वो भी आपको बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप इस ग्राफ के फॉर्म में, इस मैपिंग के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से और जल्दी रिवाइज करने में आपको आसानी हुए। देन बात करें हड़प्पा स्क्रिप्ट, जहाँ से हमें ये सारी चीज़ें मोस्टली हमें पता चली, तो उधर से आपको एक हड़प्पा स्क्रिप्ट भी हमें फाइंड आउट हुई थी आर्कियोलॉजिस्ट को, जिन्होंने फाइंडिंग करी थी। हड़प्पा स्क्रिप्ट कैसी है, कुछ इस तरीके से आपको क्या है ना चीज़ें मिलेंगी। आप नेट के ऊपर देखेंगे हड़प्पा स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से मिली। क्या होती थी, एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, जहाँ पे लेफ्ट से राइट की फॉर्म में लिखा हुआ था। अभी भी आप कैसे लिखते हैं, अभी आप क्या करते हैं, लेफ्ट से लिखना कुछ शुरू करते हैं और राइट में लेके जाते हैं, फिर अगेन नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं एंड राइट में एंड करते हैं। तो उस टाइम पे भी ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, यानी आप देख सकते हैं पिक्चर ही तो बनी हुई है, तो पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट इसे कहा गया हड़प्पा स्क्रिप्ट को, जो कि राइट से लेफ्ट में लिखी हुई थी। उस टाइम पे माना गया कि ये जो है ईडियोग्राम्स यूज किया करते थे अपनी चीजें लिखने में। ईडियोग्राम्स यानी ग्राफिक सिंबल्स यूज किया करते थे अपनी बात कहने के लिए। ठीक है, दे यूज द ग्राफिक सिंबल्स और करेक्टर टू कन्वे द आइडिया डायरेक्टली। ठीक है, तो वो ईडियोग्राम्स का यूज किया करते थे और राइट टू लेफ्ट लिखते थे। ये कैसी थी, एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। हाउएवर अभी आप बोल सकते इट इज नॉट, इट इज येट टू बी डेसिफर्ड, अभी तक ये जो है ना, अभी तक इसे कन्वर्ट नहीं किया गया है। ठीक है, कि ये क्या कहना चाहती है स्क्रिप्ट, क्या इसका मतलब है, अभी तक इसे आप बोल सकते हैं कन्वर्ट नहीं किया गया। इट इज
येट टू बी डिसीवर्ड, अभी ये कन्वर्ट होना बाकी है अभी। ठीक है, इस इस टाइम पीरियड से हमें ये भी पता चला कि इस वक्त जो है जो लोग जो है वो आपके आयरन के बारे में भी इतना अवेयर नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई, आपको इसमें से लग ही गया होगा कि इधर कहीं पे भी ना तो हॉर्स की फाइंडिंग हुई है और ना ही इनमें से कोई भी चीज, मैंने आपको इससे पहले जितनी भी चीजें बताई, ना ही इनमें से कहीं पे भी आयरन का यूज हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे लोग जो है दे वर अनअवेयर अबाउट द आयरन, दे डोंट नो अबाउट द आयरन, बिकॉज हमें उनका कोई यूज नहीं मिला है। अब बात करते हैं थोड़े पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक एक्सपेक्ट के बारे में, जो कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप काफी कुछ चीजें सीखेंगे यहाँ से और आपका मेंस का क्वेश्चन काफी अच्छे से प्रिपेयर होगा। इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। हमें काफी कुछ चीजें सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, काफी कुछ एलिमेंट्स मिले जो कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हमें दिखाता है। तो इसलिए एक तब बोल सकते हैं कि इधर आप सेंट्रलाइजेशन देख सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन किस तरीके से, जिस तरीके से टाउन प्लानिंग हुई, जिस तरीके से उनका आर्किटेक्चर था, दैट इज साइटेडल, बिलो साइटेडल, और जिस तरीके से हाउस की शेप्स हुआ करती थी, ठीक है, जिस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम हुआ था, जिस तरीके से ग्रेनरी सिस्टम था, जिस तरीके से आपकी स्ट्रीट प्लानिंग थी, ये सब कहाँ हो सकता है? ये सब वहीं पे हो सकता है ना जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होगा, ठीक है, जहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी। तो इधर से हम बोल सकते हैं कि हमें यहाँ से एक सेंट्रलाइजेशन भी पता लगा कि इस टाइम पे कोई चीज हुआ करती थी जो कि जिसके कंट्रोल में हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें प्लानिंग थी, जैसे टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेनरी। तो इधर से हम बोल सकते हैं कि इधर क्या हुआ था, इधर एक तरीके से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी हुआ करती थी। दिस shows that there must be a central administrative body. जिस तरीके से we have talked about the centralization, in the same way we will see there is also decentralization, because we have some evidence which shows that there is also decentralization, जैसे कि more than one city, एक से ज्यादा सिटी थी यहाँ पे। अगर एक ही सिटी होती तो सेंट्रलाइजेशन मतलब एक ही जगह पे तो होता, ठीक है। तो इधर हमने देखा कि इधर तो एक से ज्यादा सिटी थी, दैट इज हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, ठीक है, लोथल, एक से ज्यादा, अब दाइमाबाद। तो इतनी सारी जब सिटीज थी तो इसका मतलब क्या है कि इधर डिसेंट्रलाइजेशन भी था। सो देर इज नो वन प्लेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सो इधर से आप बोल सकते हैं कि इधर से हमें पता चला द पॉलिटिकल नेचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन माइट बी इज फेडरल इन नेचर। फेडरल मीन्स, अभी आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे, फेडरल का मतलब क्या होता है। सपोज इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है, इधर एक फेडरल नेचर ऑफ सिस्टम है। किस तरीके से, एक सेंट्रल बॉडी तो है ही, जैसे कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लेकिन उसी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी तरीके से आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, उनके पास भी उनके राइट्स होते हैं, वो भी रूल करते हैं अपनी स्टेट में। तो क्या फेडरल नेचर हुआ ना। तो इसी तरीके से हमने बोला इधर सेंट्रलाइजेशन था लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन भी था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर हमने देखा, क्योंकि मोर देन वन सिटी प्रेजेंस थी यहाँ पे। तो प्रोबेबली द किंग और पीपल बिलोंग्स टू वैश्य कम्युनिटी। अब हमने देखा, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे हमने ट्रेड भी देखा, फॉरेन ट्रेड हुआ करता था। तो इसका मतलब क्या है, जो आपके वर्ना सिस्टम था तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि जो किंग जो था दे माइट बी बिलोंग टू द वैश्य कम्युनिटी, बिकॉज टाइम पे हाईली कमर्शियल ट्रेड हुआ करता था, ठीक है, बिकॉज वो ट्रेड के अंदर इंडल्ज हुआ करते थे, ट्रेड जैसी एक्टिविटीज हुआ करती थी, कमर्शियल एक्टिविटीज हुआ करती थी। तो इसका मतलब क्या है, जो किंग जो है वो वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा। अब इन सब चीजों के वी डू नॉट हैव रिटर्न एविडेंस, बट जो भी हमने चीजों को ऑब्जर्व किया तो उससे हम ये एनालाइज तो कर ही सकते हैं ये सारी चीजें। देन हम बोल सकते हैं देयर माइट बी अ गुड काइंड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। हाउ? बिकॉज जिस तरीके से आपका टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन यानी दीवार बना बना के घर बनाना, ठीक है, किले बनाना, उसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ग्रेनरी सिस्टम, ग्रेनरीज बनाना, तो ये कौन कर सकता है, जब गुड म्यूनिसिपैलिटी होगी। तो ये हमने आज के टाइम पीरियड से कनेक्ट करी ये वर्ड, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, म्यूनिसिपैलिटी,
किंग बिलोंग्स टू वैश्य कम्युनिटी, ये सब क्या है, ये सब हम टुडे यानी आज के टाइम पीरियड से तो कनेक्ट कर रहे हैं, मे बी उस टाइम पे ऐसी कुछ चीजें हुआ करती होंगी। सो बट एट द एंड आप ये लिख सकते हैं दैट वी हैव नो क्लियर एविडेंस अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हड़प्पा, ठीक है, एज हड़प्पा स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड टिल नाउ, सो वी हैव टू सेटिस्फाई आवरसेल्फ विद द लिमिटेड नॉलेज। हमारे पास हड़प्पा स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक डेसिफर्ड यानी अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए, तो हमें तो जो भी लिमिटेड नॉलेज है उसी में अपने आप को सेटिस्फाई करना है। तो आई होप तो आपको ये जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है काफी अच्छे से समझ में आया होगा, वरना वीडियो को दोबारा सुनिए, आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आएंगी और आप इस तरीके से बना सकते हैं डायग्राम, ताकि आपको मेंस में भी काफी हेल्प करेगा रिवाइज करने में। देन लेट अस टॉक अबाउट द सोशल एस्पेक्ट। So if we talk about the social aspect, as हड़प्पा स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड, अभी हमने कहा, तो इसलिए हमें सेटिस्फाई तो करना ही है अपनी नॉलेज को। सो इट अपीयर दैट दे माइट बी अ मैट्रियार्कल सोसाइटी, मैट्रियार्कल सोसाइटी, क्योंकि एज दे वर्शिप मैट्रियार्कल सोसाइटी, क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि अभी हमने देखा उधर मदर गॉडेस की पूजा हुआ करती थी, जो आपको इमेजेस मिले, जो आपको आइडल्स मिले, वो क्या थे, वुमेन के ज्यादा हुआ करते थे उस टाइम पे, तो इसका मतलब क्या है, मैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी। देन हम बोल सकते हैं सेक्युलर सोसाइटी हुआ करती थी, क्योंकि अगर किसी चीज की पूजा करो तो हम बोल सकते हैं उस टाइम पे कोई रिलीजन एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। और जब एक से ज्यादा मूर्तियां दिखी तो ऑब्वियसली अलग अलग टाइप के लोग होंगे जो अलग अलग आइडल्स को मानते होंगे। देन हम बोल सकते हैं कि उधर क्लास बेस्ड सोसाइटी हुआ करती थी। हाउ क्लास बेस्ड सोसाइटी, बिकॉज उधर हमने वी हैव सीन द टू टाइप्स ऑफ यू कैन से द टाउन्स, दैट इज साइटाडल एंड बिलो साइटाडल, जिसे साइटाडल और लोअर टाउन भी कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्लास बेस्ड सोसाइटी भी हुआ करती थी, अपर और लोअर क्लास, ठीक है। देन हम बोल सकते हैं दैट वी हैव सीन दैट दे नो अबाउट हाउ टू राइट, बिकॉज अभी हमने हड़प्पा स्क्रिप्ट देखी ना, सो दे वर बॉस्ट्रीफेडन, इट मीन दे आर लिटरेट, इट मीन्स दे आर लिटरेट। व्हाट इज बॉस्ट्रोफेडन, बॉस्ट्रोफेडन मीन्स पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ राइटिंग, यानी अभी मैंने आपको हड़प्पा स्क्रिप्ट दिखाई थी ना, पिक्चर्स के थ्रू अपनी चीजें लिखा करते थे, अपने आइडियाज कन्वे किया करते थे, इट मीन दे वर बॉस्ट्रोफेडन। So Bostophy, it shows that they were literate. As we have seen, there was a lack of weapons. उस टाइम पे कोई हथियार नहीं हो करते थे, इट मीन दे वर पीसफुल सोसाइटी। आज के टाइम पे तो जेब में घोड़ा रखे रहते हैं सब, घोड़ा इन द सेंस बंदूक, ठीक है, तलवार रखे रहते हैं, ठीक है। आजकल के बच्चों को देखे तो छपरी जैसे बोले तो, ठीक है। तो उस टाइम पे लोग आप बोल सकते हैं आज के टाइम से काफी अच्छे हुआ करते थे। सो ये सब चीजें आप सोशल एस्पेक्ट में आप लिख सकते हैं, दैट इज मैट्रियार्कल, सेक्युलर, क्लास बेस्ड, लिटरेट सोसाइटी, पीसफुल सोसाइटी। तो ये सब चीजें हम एनालाइज कर पाए। देखिए ये सब मेरी एनालिसिस है, बाकी आपको कुछ और अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं, वो भी आप लिखिए। ये सारी चीजें पहले मैं पढ़ता हूँ काफी जगह से, फिर मैं ये डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, फिर आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ। सो इतना करने के बाद आप सब्सक्राइबर और लाइक तो कर ही सकते हैं वीडियो। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलीजियस एस्पेक्ट। तो रिलीजियस एस्पेक्ट अगर हम देखेंगे, द हड़प्पा रिलीजन इज नॉर्मली टर्म्ड एज एनिमिज्म। एनिमिज्म क्यों कहा जाता है एनिमिज्म, इनको एनिमिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल एस्पेक्ट के अंदर ही या बिफोर पॉलिटिकल एस्पेक्ट कि वो एनिमल की भी वर्शिप किया करते थे, ट्रीज की भी वर्शिप किया करते थे, क्योंकि हमें उनके आइडल्स मिले हैं, क्योंकि हमें उनकी सील्स मिली है। तो दे वर ऑल्सो कॉल्ड द एनिमिज्म बिकॉज दे वर्शिप द ट्रीज, एनिमल्स, स्टोन्स, तो उन्हें एनिमिज्म कहा जाता है। वर्शिप ऑफ द मदर गॉडेस, सो इट मीन्स दैट रिलीजियस एस्पेक्ट के अंदर आप बोल सकते हैं दे वर्शिप द मदर गॉडेस, दे बिलीव दैट फ्लावर इज कमिंग आउट ऑफ द वॉर्म। वो उन्होंने एक ऐसी मूर्ति बनाई थी, या आप बोल सकते हैं उन्होंने एक फर्टिलिटी गॉडेस बनाया था, जिसको वो मानते थे कि जो मदर का वॉर्म है उससे फ्लावर आ रहा है, इट मीन्स उधर से ही आपकी जो पृथ्वी है, उधर से आपका संसार है वो ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, एक मदर के वॉर्म से। सो प्रोबेबली मदर गॉडेस और गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी भी उन्हें कहा जाता है। देन मेल डीटी की भी वर्शिप किया करते थे, जो कि मैंने आपको पशुपतिशील, जिन्हें प्रोटो शिवा भी कहा जाता है, पशुपतिशील, प्रोटो शिवा, प्रोटो शिवा और
आई मैंने पशुपतिनाथ जिन्हें लॉर्ड ऑफ बीस्ट, ये सब क्या है, ये सब एक ही वर्ड है, ठीक है, एक ही भगवान के नाम है उस वक्त जो दिए गए थे। तो वो क्या करते थे, वो सेक्स ऑर्गन की पूजा करते थे। ये जो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन था, और ये पशुपति सील है ये क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, जो कि फेलस मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला गया, फेलस कहा गया, ठीक है। देन देर इज ऑल्सो द एनिमल वर्शिप एंड द ट्री वर्शिप, तो इसलिए इन्हें एनिमिज्म भी कहा जाता है। ये तो मैंने आपको इधर बता ही दिया था। तो एनिमल वर्शिप से आप बोल सकते हैं कि जो पशुपति सील की फाइंडिंग हुई थी, सो दे ही वाज आल्सो सराउंडेड बाय द 4 एनिमल, दैट इज बफेलो, एलिफेंट, राइनो एंड टाइगर, ठीक है, तो इनकी भी पूजा हुआ करती थी। Then they also have the burial practices, and ritual practices are most important religious practices at that time. How? Because burial और ritual practices के अंदर आप देखेंगे जो graves हुआ करते थे, यानी कब्र, हाँ कब्र बोलते हैं ग्रेव्स को, तो जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है। तो जो ग्रेव्स है वो कैसी आपकी फाइंड आउट हुई थी, द ग्रेव्स आर फाउंड विद द गुड्स और डबल ब्यूरियल्स, ठीक है। तो जो ग्रेव हुआ करती थी उसके अंदर खाने पीने का सामान, थाली, प्लेट, चम्मच, स्पून और क्लोथ्स, ठीक है, यूटेंसिल्स, ये सब चीजें आपकी फाइंड हुई ग्रेव्स के अंदर, जो भी बॉडीज होती थी उनके साथ। और मोस्टली इस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे आपकी जो डायरेक्शन हुआ करती थी डेड बॉडीज की, वो आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर आपको बॉडीज मिलती थी, क्योंकि हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने पढ़ा क्राउच पोजीशन भी मिलती थी, हमें दो टाइप की पोजीशन मिलती थी। लोथल के अंदर 3 जॉइंट या डबल ब्यूरियल्स, यानी डबल ब्यूरियल का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों की ही एक ही जगह पे बॉडी, डेड बॉडी एक ही उसके अंदर रखी गई है, तो इसलिए डबल ब्यूरियल भी उधर फाइंड आउट हुए। बिकॉज उस टाइम पे माना जाता था कि पीपल बिलीव दैट देयर एग्जिस्ट अ लाइफ आफ्टर डेथ, बिकॉज डेथ के बाद भी एक लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो उधर उसे खाने पीने को सामान चाहिए, ओढ़ने को कपड़ा चाहिए, उसे अपना पार्टनर चाहिए, तो इसलिए डबल ब्यूरियल्स और ग्रेव विद द गुड्स, यानी चीजों के साथ ग्रेव्स में दफनाया जाता था। तो ये हो गए इसके रिलीजियस एस्पेक्ट। सो आई होप सो आपको सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। आफ्टर इकोनॉमिक एस्पेक्ट वी विल टॉक अबाउट द साइंस सेकंड, हाउ द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट की अगर हम बात करें तो मेन प्रोफेशन अगर हम देखेंगे तो वो एग्रीकल्चर ही था, ट्रेड था और पेस्टोरलिज्म ही था, ठीक है। क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी एग्रीकल्चर तो था ही, ट्रेड भी हुआ करता था, और पेस्टोरलिज्म यानी उस टाइम पे क्या है, आपके जो भेड़ बकरियां गायें ये सब है, इन सबको पालने लग गए थे, ठीक है। ट्रेड के लिए बार्टर सिस्टम आपका यूज हुआ करता था। और अगर आप काफी बुक्स में पढ़ेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्रीकल्चर में हमें पता चला कि जो मेजर क्रॉप्स हुआ करती थी उस टाइम पे वो आपकी वीट और बार्ले हुआ करते, जो कि ग्रो हुआ करते थे। सी पोर्ट मैंने आपको बताया था जो कि इंपॉर्टेंट है, लोथल। अब ये सारी साइट्स अब मेरे को आपको दिखानी है, सो अभी वीडियो को एंड तक देखिए। तो सी पोर्ट की अगर हम बात करें तो मेन जो था वो था आपका लोथल, जो कि ट्रेडिंग के लिए यूज हुआ करता था। और ट्रेडिंग पार्टनर वो कौन था, मेसोपोटामिया, इसलिए इसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। लोथल जो है वो याद रहे आपका गुजरात में है, ठीक है। सो ट्रेडिंग पार्टनर जो था वो आपको मेसोपोटामिया था। ये जो मेसोपोटामिया में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी है ये जो है ये आपकी क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन, क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन आप में आपका लिखा हुआ है, ठीक है। यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन के बारे में आप पढ़िए तो उधर ये जो है ये इधर मेंशन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ट्रेड है वो मेसोपोटामिया के साथ हुआ करता था। इंडस वर द फर्स्ट और द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस द कॉटन, दे वर द अर्लीस्ट और द फर्स्ट टू प्रोड्यूस द कॉटन, बिकॉज कॉटन जो है वो पहले क्या है इसी रीजन में प्रोड्यूस हुआ करता था, ठीक है। कहाँ हुआ था, और सिंध में हुआ था, इसलिए इसे सिंधन भी कहा जाता है। कॉटन जो है वो फर्स्ट कहाँ प्रोड्यूस हुआ था, सिंध रीजन के अंदर, इसलिए कॉटन, इसलिए इधर क्या इसको सिंधन भी कहा जाता है, ठीक है। देन आप बोल सकते हैं उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे, दे ईट वेज एंड नॉन वेज बोथ प्रोडक्ट्स, दे डिपेंड ऑन बोथ प्रोडक्ट, दे ईट वेज एंड ऑल्सो नॉन वेज, और यू कैन ऑल्सो से
they also drink the milk, so they also use the milk products because आप बोल सकते हैं काव वगैरह तो उस टाइम पे हुआ करती थी. So we have also seen the evidence of the half burnt bone bricks. ठीक है, burnt bone आधी जली हुई bones और burnt bricks तो आपको मिली ही है घर बनाने के टाइम पे. फॉर ट्रेड अगर हम बात करें तो वो सील्स का यूज किया करते थे. ठीक है, सील्स का यूज किया करते थे ट्रेड के टाइम पे. हॉर्स का तो आपको एविडेंस मिला ही नहीं. तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हॉर्स का जो एविडेंस है वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिला, बिकॉज ये काफी एग्जाम से पूछा जाता है घुमा के. सो आपको याद रखना है कि हॉर्स जो है, हॉर्स की रिप्रेजेंटेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पर भी नहीं है. ठीक है, सो इन सब चीजों से हम बोल सकते हैं शायद इस टाइम पे जो है आपका ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी भी हुआ करती थी. तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक एक्सपेक्ट. देन बात करते हैं साइंस एंड टेक. सो वी कैन सी दैट दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द आर्किटेक्चर. हाउ आर्किटेक्चर? अभी तो हमने अभी तक कितनी सारी चीजें पढ़ी, बिकॉज वी हैव सीन थ्रू द टाउन प्लानिंग स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ड्रेनेज सिस्टम. इधर से हम क्या बोल सकते हैं? दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर. Then we have seen that Lothal was the tidal port, which gives the idea about that they have a good understanding about the ocean water movement. ठीक है, हम बोल सकते हैं they know about the oceanography. How oceanography? Because we have seen the Lothal port, which is a dockyard port. और ये किस लिए यूज होता था? ये आपका बोल सकते हैं ट्रेड के लिए यूज हुआ करता था. ठीक है, तो वो देखते थे कि कब आपकी टाइड्स आने वाली है, ओशन वाटर की क्या मूवमेंट है, किस तरफ जाना है, तभी तो वो ट्रेड कर पाएंगे. अगर उन्हें ये सपोज ये आपकी रिवर है, अगर आपको दो जगह कनेक्ट होना है तो उन्हें पता होगा जब इधर से कैसे जाना है इस कंट्री में, तभी तो वो ट्रेड कर पाएंगे ना. तो जब वो मेसोपोटामिया से ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब कि उन्हें ओशन वाटर की समझ है. तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं दैट दे नो अबाउट द ओशनोग्राफी, दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ ओशनोग्राफी. सेकेंड, वी कैन से दैट दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री. हाउ ज्योमेट्री? अभी हमने देखा फायर एल्टर जो कि आपके सेम प्रपोर्शन में आपको दिखे. हर जगह फायर एल्टर जो है वो आपके एक सेम रेशियो प्रपोर्शन में आपको मिले हैं. ठीक है, एक स्टैंडर्ड साइज में मिले हैं. तो इट मीन दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री. देन वी कैन सी दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मेटलर्जी. हाउ मेटलर्जी? बिकॉज हमने देखा उन्होंने ब्रॉन्ज का तो यूज कर रखा है, तो ब्रॉन्ज का वही यूज कर पाएगा जैसे मेटल की समझ हो. इट मीन दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मेटलर्जी. देन दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द वेट एंड मैनेजमेंट. हाउ वेट एंड मैनेजमेंट? अभी आपको मैंने बताया कि वो कैसे यूज किया करते थे 16 आना को और उसके मल्टीपल्स को, 16 और उसके मल्टीपल्स को यूज करके वेट को मेजर किया करते थे. दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द मेडिसिनल साइंस. दे हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल साइंस, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ करता था, आयुर्वेदा में आप देखते हैं ना कैसे हर्ब्स और श्रब्स का यूज करते हैं, तो उसी तरीके से हर्ब्स को यूज किया जाता था डिजीज को ट्रीट करने के लिए. और एक आपकी यू बोल सकते हैं कि डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए टेक्निक भी यूज किया किया करते थे, ट्रेफिनेशन. इट इज द ट्रेफिनेशन. व्हाट इज द ट्रेफिनेशन? ट्रेफिनेशन जो है वो एक टेक्निक होती है. इट इज अ मेडिकल इंटरवेंशन जिसके अंदर क्या करते थे, इस तरीके से इस कल के अंदर, सर के अंदर क्या करते थे, इस तरीके से होल किया करते थे. किसको ट्रीट करने के लिए? माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए. तो ट्रेफिनेशन इज अ टेक्निक विच इज यूज टू ट्रीट द माइग्रेन इन विच दे मेड द होल इन द स्कल लाइक दिस. ठीक है, तो ये क्या है, उन्हें मेडिसिनल साइंस की भी नॉलेज हुआ करती थी. देन वी कैन से दैट दे ऑल्सो नो अबाउट द बोट मेकिंग इंडस्ट्री. ठीक है, बिकॉज उनकी पेंटिंग से हमें पता चला, क्योंकि ज्यादातर हमें पेंटिंग से मिली उस टाइम पे, तो उनकी पेंटिंग से हमें पता चला कि दे ऑल्सो नो अबाउट दी हाउ टू मेक द बोट और देयर एग्जिस्ट अ बोट मेकिंग इंडस्ट्री. देखा, पढ़ाई मैंने आपको सिर्फ कुछ चीजें, लेकिन उन चीजों को लिखना कैसे है वो मैंने आपको हर एक जगह पे, बिकॉज सारी चीजें एक दूसरे से मिली जुली हैं, लेकिन मैंने आपको वर्ड्स दे दिए कि आपको क्या वर्ड्स लिखने हैं. सो आई होप सो आप ये चीजों का यूज करके काफी अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं. लेट अस टॉक अबाउट द हाउ द Indus Valley civilization decline. Again, we have no evidence. We have no theory. There are many theories. So it is also a very
controversial topic that how Indus Valley civilization declined. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, मे बी ड्यू टू द चेंज इन द क्लाइमेट और मे बी ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, बिकॉज जिस तरीके से टाइम पीरियड बढ़ रहा था, जिस तरीके से हमने देखा ना प्री हिस्टोरिक पीरियड से ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी, थोड़ी बहुत क्लाइमेट में चेंज होने लग गया था, ठीक है, मे बी ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक वगैरह कुछ भी हो सकता है, इसकी वजह से मे भी हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया। मे बी हम बोल सकते हैं आर्यन के इन्वेजन से, जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट साइड से एंटर हुए थे इंडिया के अंदर, उनके इन्वेजन की वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन हो गया। मे बी डी अर्बनाइजेशन की वजह से, मे बी माइग्रेशन करा लोगों ने, और मे बी उस टाइम पे ट्रेड एक्टिविटीज है वो डिक्लाइन होने लग गई थी, तो लोगों ने अपना नई जगह पे मूव ऑन कर दिया। सो मे बी ड्यू टू दीज रीजंस आप बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। अभी वी हैव टू सी द ग्राफ। आफ्टर दिस आई विल गिव यू द कंक्लूजन, जो कि आपके आंसर को काफी सुंदर दिखा सकता है। सो फर्स्ट वी विल सी द ग्राफ। सो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रही है ग्रीन कलर की, दिस इज योर इंडस रिवर। ये जो इंडस रिवर है ये मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ही है, और ये नॉर्थ के अंदर इस साइड से ये एंटर करती है आपकी इंडिया के अंदर, ठीक है, जम्मू कश्मीर की साइड से। तो ये कुछ साइड है जो कि आपकी नॉर्थन मोस्ट साइड, मैंने आपको कहा था कौन सी है, मंडा, और देन ईस्टर्न मोस्ट साइड जो है वो आपकी अलमगीरपुर जो कि यूपी में है, और दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, जो कि साउथर्न मोस्ट साइड है, एंड सुतका जेंडर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ईस्टर्न दैट इज द वेस्टर्न मोस्ट साइड, दैट इज सुतका जेंडर, ठीक है। देन अगर मैं देखूं हाई क्वालिटी बार्ले जो है कहाँ प्रोड्यूस हुई थी, वो कि बानीवली। बानीवली कहाँ है, आपकी राजस्थान के अंदर है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं आप हमारी जो साइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में कौन कौन सी है, हड़प्पा, देन मोहनजोदारो, both are the most important site and both are located in the Pakistan, then Kot Diji, then Chanhudaro, and then Balakot and Sutka Jender. These are the sites। ये तो कुछ साइट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दी है, जो साइट्स आपकी राजस्थान में है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंडियन साइड। फर्स्ट इज मंडा जो कि नॉर्थन मोस्ट है, देन राखीगढ़ी जो कि आपकी हरियाणा साइड पे है, देन बानवली जो कि राजस्थान में है, कालीबंगन राजस्थान में है, एंड अलमगीरपुर जो कि यूपी में है। गुजरात की दो इंपॉर्टेंट दैट इज धोलवीरा एंड लोथल, दीज आर दी गुजरात साइड, लोथल इज द डॉकयार्ड पोर्ट, एंड दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। अगर आपसे कुछ चीजें पूछे जाए कि जो हाई क्वालिटी बार्ले कहाँ प्रोड्यूस हुई थी, तो आपको याद रखना बानवली के अंदर जो कि राजस्थान में है। ओल्डेस्ट साइट अगर बात की जाए वो कौन सी है, आपकी भिरन्ना है, किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की भिरन्ना। अगर इंपॉर्टेंट टाउन्स की बात करें वो है लोथल और धोलावीरा जो कि आपके क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। कहाँ पे है, आपके गुजरात के अंदर है। देन अगर लार्जेस्ट साइट की बात करें, लार्जेस्ट साइट आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी है, राखीगढ़। ये आपके वनडे एग्जामिनेशन की मैंने आपकी तैयारी करा दी है। चलिए अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो इम्यूलेशन यानी इससे हम क्या सीख सकते हैं आज के टाइम पे, आज के टाइम से अगर मैं कनेक्ट करूं इसे, तो आप बोल सकते हैं कि टाउन प्लानिंग, जो इनकी टाउन प्लानिंग थी उस वक्त, हमने देखा द हड़प्पा सिटी शोज द हाई लेवल ऑफ टाउन प्लानिंग इन अ ग्रिड पैटर्न। बिल्डिंग जैसे कि ग्रेनरी जो कि स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड थी, द रोड्स वर कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ऑल दीज फीचर, जितने भी फीचर्स है, दे कैन इम्यूलेटेड इन अ स्कीम, जैसे कि आज की जो स्कीम है स्मार्ट सिटी स्कीम, हम कनेक्ट कर सकते हैं ना कि जो भी उनका टाउन प्लानिंग स्ट्रक्चर था, जो भी मैंने अभी आपको इतनी सारी चीजें बताई, इससे हम बोल सकते हैं इट कैन बी इम्यूलेटेड एज ए स्मार्ट सिटी। लोग उस टाइम पे अवेयर हुआ करते थे लेकिन उन्हें ये पता नहीं था, ये तो हम कनेक्ट कर रहे हैं आज। देन टॉक अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम। उस टाइम का जो ड्रेनेज सिस्टम था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, दे क्रॉस द स्ट्रीट, दे लेड अक्रॉस द स्ट्रीट एंड कनेक्टेड ऑल हाउस होल्ड, सभी हाउस होल्ड का कनेक्टेड हुआ करता था, और जो मेन स्ट्रीट होल से जुड़ा करता था।
दे वर प्रॉपरली कवर्ड, ठीक है। जो अरेंजमेंट्स है उनके क्लीनिंग के, वो किसके थ्रू आए, मैन होल्स के थ्रू थे, ठीक है, वो कवर हुआ करते थे अच्छे से। तो हम बोल सकते हैं दैट इट कैन बी इम्यूलेटेड एज द स्वच्छ भारत मिशन, कैन बी कंक्लूडेड एज दी स्वच्छ भारत मिशन। इससे हमने आज से कनेक्ट कर दिया, आज का भी स्वच्छ भारत मिशन यही तो है, क्लीनिनेस रखना। तो उस टाइम पे लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम के अंदर ही इतना दिमाग लगाया, ठीक है। तो उस टाइम का ड्रेनेज सिस्टम आज ही स्वच्छ भारत मिशन से हम कनेक्ट कर रहे हैं। देन ग्रीनरी सिस्टम, ग्रीनरी सिस्टम को आप देख सकते हैं, दे वर यूज टू मेंटेन द बफर फ्रॉम द सरप्लस। जो भी उनका एक्स्ट्रा फूड हुआ करता था, सरप्लस फूड हुआ करता था, ये यूज टू मेंटेन दैट, ये यूज टू स्टोर दैट। दिस सेम हैज बीन इम्यूलेटेड nowadays as the FCI गोडाउन, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन है वो भी तो इसलिए बनाए जाते हैं, जो एक्स्ट्रा फूड है उसे स्टोर करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे लोग क्या बनाते थे, लेकिन उस टाइम पे लोग ग्रेनरी बनाते थे। और आज क्या हो गया, वह आपका FCI गोडाउन के अंदर कन्वर्ट हो गया। आज के टाइम पे उन्हें FCI गोडाउन कहा जाता है, ठीक है। देन लेट अस टॉक अबाउट द वाटर कंजर्वेशन। द रिजर्वॉयर्स एट धोलावीरा आप देख सकते हैं, उधर इरिगेशन जितना होता था, ठीक है। तो दिस सेम कैन बी इमुलेटेड टू बिल्ड द कम्युनिटी रिजर्वॉयर, ठीक है। वाटर स्कार्स एरियाज के अंदर कैसे कंजर्व हुआ पानी, और जिस तरीके से उस टाइम पे लोग पानी के बारे में अवेयर थे, इरिगेशन किया करते थे, पानी का सही यूज किया करते थे। तो वाटर कंजर्वेशन आज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, किस तरीके से पानी को सेव करें। तो सेव वाटर सेव लाइफ, ठीक है। देन क्लाइमेट चेंज, जो कि उस टाइम पे भी हुआ करता था। तो इट कैन बी द लास्ट बट कैन नॉट बी द लीस्ट, ठीक है। इट कैन नॉट बी द लास्ट, इट कैन बी द लास्ट बट कैन नॉट बी द लीस्ट टॉपिक। वी शुड लर्न हाउ वी कैन, यू कैन से द अनसस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस कैन लीड टू द स्ट्रेस ऑन नेचर। अगर हम हद से ज्यादा किसी भी रिसोर्स का यूज करेंगे तो उसका नेचर पे किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, ये भी हमें इधर से पता चलता है, ठीक है। तो उस स्ट्रेस की क्या हुआ, उस स्ट्रेस की वजह से क्लाइमेट में चेंज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिविलाइजेशन जो है वाइप आउट हो गया, पूरा डिक्लाइन हो गया। आप बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज भी तो हमने एक रीजन दिया था ना। सो हमें जैसे ये भी सीखना चाहिए कि वी शुड नॉट, यू नो, वी शुड लर्न अबाउट हाउ टू यूज द रिसोर्सेस इन अ लिमिटेड वे, और वी शुड सी हाउ वी कैन यूज द रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल वे। बिकॉज अगर अनसस्टेनेबल वे में हम यूज करेंगे रिसोर्सेज तो वो उसका जो स्ट्रेस होगा वो नेचर पे पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा वाइप आउट हो गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो आई होप सो आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी और आपने काफी कुछ चीजें यहाँ से सीखी भी होंगी। सो अगर आपको चीजें अच्छे समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वैदिक एज शुरू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।